हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और ऊपर के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मैं यूनिट नंबर 3 के प्लेलिस्ट में भी इनको ऐड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होती है जो ट्रीट करेगी आर्थराइटिस को, और जो आर्थराइटिस होता है वो एक इन्फ्लामेटिव डिसऑर्डर होता है। तो चलिए देखते हैं आर्थराइटिस क्या होता है, हम ये शॉर्ट में देख लेते हैं पहले। तो चलिए समझते हैं आर्थराइटिस क्या होता है। तो आर्थराइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। आर्थ का मीनिंग क्या होता है, हमारे जॉइंट्स, एंड आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। और ये जो रिमोटेड वर्ड है उसका मीनिंग जो होता है मस्कोस्केलेटल इलनेस, मतलब हमारे जॉइंट्स में, हमारे मसल्स में कुछ तो स्केलेटल के बीच में जो मसल्स है वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ चुका है। ओके, तो ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है। क्रोनिक मतलब क्या, बहुत ज़्यादा घातक। ओके, देन देखो इट अफेक्ट्स मेनी जॉइंट्स, मेजर हैंड्स फीट्स को अफेक्ट करता है। अदर ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्टेड लाइक स्किन एंड लंग्स, एंड हार्ट को भी ये अफेक्ट करता है। ओके, तो देखिए ये हमारे होते हैं जॉइंट्स, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड, और यहाँ पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये डिसीज़ है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ये इसके बीच में होता है। और जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, फ्रिक्शनलेस। तो जो ये साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एक विस्कस फ्लूइड होता है, और वो मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करवाता है। ठीक है, जब हमारे जॉइंट्स के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है तब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है, बट इसकी जो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है मूवमेंट्स में। तो सपोज़ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है और किसी रीज़न की वजह से साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा चलने में, उठने में, बैठने में। ठीक है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ ब्लैंक पेज पे। तो देखो, जो हमारे WBCs होती है और ये है हमारे जॉइंट्स, यहाँ पे हो रहा है इन्फ्लामेशन। तो ये WBC जब यहाँ पे अटैक करती है तब इन्फ्लामेशन होता है। तो जो WBC होती है वो हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। जब किसी रीजन्स की वजह से हमारे जीन्स में म्यूटेशन आएगा तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा, न्यू फॉर्म जीन्स हो जाएंगे हमारे। कैसे होंगे हमारे जीन्स, न्यू हो जाएंगे। तो जब ये WBC रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये कौन है बाबा, तो ये कौन आए न्यू, तो ये WBC क्या कर देगी, उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो जब ये अटैक होगा तो इसके रिस्पॉन्स में क्या शो होगा, इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्या शो होगा, इन्फ्लामेशन। तो ऐसा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। देखो क्या हो रहा है, जो WBC जो है वो न्यू जीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है या न्यू जेनेटिक मटेरियल को समझ नहीं पा रही, तो ये क्या कर देगी, इसको ये लगेगा कि बाबा ये कौन आया है न्यू, तो ये क्या कर देगी, उसके ऊपर अटैक कर देगी। और अटैक के रिस्पॉन्स में क्या आएगा, इन्फ्लामेशन, जैसे कि रेडनेस आ सकती है, आपके जॉइंट स्वेल हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी इन्फ्लामेटिव एक्शन शो करेगा। क्यों शो हो रही है, ऑटो इम्यून सिस्टम के वजह से। ओके, तो आपको समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो ये हो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। ओके, और ये एनवायरनमेंट की वजह से या आप फिजिकली कुछ स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं इसकी वजह से भी जीन्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आर्थराइटिस क्या होता है, तो देखो अ डिसीज कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड पेन इन जॉइंट्स। देखो यहाँ पे जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, तो देखो जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे टू बोन्स का जंक्शन होता है। तो ये एल्बो में हो सकता है, नी में हो सकता है। और सम ऑफ जो आर्थराइटिस की कंडीशन होते हैं वो आइज़ में भी हो सकता है, ऑर्गन सच एज हार्ट, स्किन, इसमें भी ये देखने को मिलता है। ओके, देन देखो इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक फैक्टर एनवायरमेंट। जैसे कि स्मोकिंग किया आपने, म्यूटेशन हुआ जिन में, तो न्यू जिन का फॉर्मेशन हो गया और ह्यूमन सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई और इसने अटैक कर दिया। और जो अटैक हुआ है उसकी वजह से क्या देखने को मिला हमको, इन्फ्लामेशन। तो जो इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिला, इट इज़ नथिंग बट आर्थराइटिस की कंडीशन। ओके, तो क्या हो रहा है, तो स्मोकिंग की जेनेटिक म्यूटेशन किस में आता है, देखो HLA-DR1 और DR4, ये दो जीन्स होते हैं, इनमें जब म्यूटेशन आ गया, मतलब दूसरे कौन से में आया तो चलेगा, पर ये जो HLA-DR1 एंड DR4 है उनमें जब म्यूटेशन आता है तब जो हमारी जॉइंट्स होती है वहाँ पे जाके ये इन्फ्लामेशन को शो करती है। देखो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, और जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो शो होगा इन्फ्लामेशन। तो देखो क्या हो रहा है, ये कन्फ्यूज होती जा रही है, फिर वो अटैक करेगी, फिर इन्फ्लामेशन होगा, जैसे कि हॉटनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगा, और आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। देन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। देखो ये है क्लासिफिकेशन, तो इसमें नेचुरल है, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट भी है और ड्रग ट्रीटमेंट भी है।
तो जो नेचुरल होती है जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करो ऐसा, एंड फिजियोथेरेपी में योगा वगैरह, एंड जो सर्जरी है वो भी आता है, ठीक है। तो नी की सर्जरी होती है, वो साइनल फ्लूइड का ट्रांसप्लांट वगैरह ऐसा कुछ होता है, ओके। देन ये देखो DMARDS, तो AR मतलब एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, ओके, और डिसीज मॉडिफाइंग, तो ये क्या करेंगे, डिसीज को मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल ड्रग्स दे रखा है यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेक्सेट, एज़ाथिप्रिन, ठीक है। देन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आपको दिया है TNF अल्फा इनहिबिटर, देन एंटरलुकिन इनहिबिटर, ओके, ये इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं होता। देन एंटरलुकिन 6 टू कार्टिलेज में देते हैं ये, और जैक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, ठीक है। हमने कोलॉजी 1 था हमारा, उसमें था जैक का जो रिसेप्टार्स वगैरह थे। देन एडजुवेंट ड्रग्स, तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं, और इसका एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो। तो हम देखते हैं यूमिनो सप्रेसेंट कैसे काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बोन्स होते हैं वहाँ पे WBC अटैक करती है, तो WBC किसका पार्ट है, ह्यूमन सिस्टम का, तो ह्यूमन सिस्टम यहाँ पे अटैक कर देंगी और क्या आएगा, इन्फ्लामेशन आएगा, ओके। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं अभी, ओके। तो देखो ये क्या करती है, स्टॉप्स योर ह्यूमन सिस्टम फ्रॉम डैमेजिंग हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू। तो ये क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट जो हमारे WBC या हमारी ह्यूमन सिस्टम है उनको जाके ब्लॉक कर देंगे, उनको स्टॉप कर देंगे कि बाबा तुम हेल्दी सेल्स को एंड टिश्यू को अफेक्ट मत करो, ठीक है। तो पीपल विथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्स मेडिसिन टू प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो जो लोग होते हैं उन्होंने सपोज नीट ट्रांसप्लांट किया है या कोई भी ट्रांसप्लांटेशन किया है, सपोज हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, तो वो पर्सन क्या करते हैं, ह्यूमन सप्रेसेंट लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम उनको न्यू समझ के उनको रिजेक्ट ना करते, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको ह्यूमन सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर सकती है, जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसको क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, इसलिए हमको क्या लेने पड़ते हैं, ह्यूमनो सप्रेसेंट, ओके। उसी के साथ साथ हम सिलेक्टिव इनहिबिटर्स ले सकते हैं, जैसे कि साइटोकिनिन, साइक्लोस्पोरिन। देन ह्यूमन सप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट, जो एंटी मेटाबोलाइट्स फॉर्म हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में जब इन्फ्लामेशन होता है, तो उनको क्या कर देंगे, हम सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये एजाथायोपिरिन, ये जो ड्रग होता है वो प्रोड्रग होता है, और प्रोड्रग क्या होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब हम ले तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और आफ्टर कंजप्शन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। और जो एजाथायोप्रिन है वो एक प्यूरिन का एनालॉग है, और बीटा और टी हेल्पर सेल्स जो होती है उनको डिक्रीज कर देता है। मतलब ये जो बीटा एंड टी हेल्पर सेल्स क्या होती है, ह्यूमिनिटी के सेल्स होते हैं, मतलब जो हमारी ह्यूमन सिस्टम होती है हमारी, उनके सेल्स होते हैं, ओके। तो ये सेल्स को वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। देन एंटीबॉडीज़ हो गए एंड एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये इंजेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं, ओके। देन देखो मिथोट्रैक्सेट, तो मिथोट्रैक्सेट ऐसे ड्रग है वो जो एंटी कैंसरस ड्रग है, पर वो हाई डोज में जब हम देंगे वो एंटी कैंसरस की तरह बिहेव करेंगी, पर जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन में इसको देंगे तो वो ट्रीट करते हैं आर्थराइटिस को। तो देखो जो फॉलिक एसिड है वो बनाता है DHFA, देन THFA बनता है, थाइमिल ग्लियर बनाता है, देन प्यूरिन सिंथेसिस होता है, और DNA बनाता है, ओके। तो हम क्या कर देंगे, जो DHF रिडक्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे। तो मिथोट्रैक्सेट जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है DFA रिडक्टेज एंजाइम को, ओके। तो जब हम ये वाला एंजाइम दे देंगे तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा THF में, और ये देन इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, फिर प्यूरिन सिंथेसाइज नहीं होगा, और DNA की फॉर्मेशन नहीं होगी। न्यू DNA जो फॉर्म हो रहा है और उस पर आके जो हमारे WBC अटैक कर रही है, तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी नहीं होगी। जब हम देंगे मिथोट्रैक्सेट तो वो क्या कर देगा, DHF एंजाइम, तो जो मिथोट्रैक्सेट है वो क्या कर देगा, DHF एंजाइम को इनहिबिट कर देगा टू फॉर्म DHFA। तो DHF कन्वर्ट नहीं होगा THF में, और थायमिडिलेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, फिर प्यूरिन भी सिंथेसिस नहीं होगा, DNA भी फॉर्म नहीं होगा। और ये जो एंजाइम है जब हमारा DNA नहीं फॉर्म होगा तो इन्फ्लामेशन भी नहीं होगी। जो हमारा न्यू DNA फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यू DNA फॉर्म हो रहा है, ओके। तो जब न्यू DNA फॉर्म होगा तो क्या होगा, हमारी WBC आएगी और इसके ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी। तो हमको क्या करवाना है, जो DHFA रिडक्टेज उसको इनहिबिट कर देना है, ठीक है। फिर हमारे जो न्यू DNA वो भी फॉर्म नहीं होगा, DNA फॉर्म नहीं होगा, तो जो हमारे WBC वो अटैक भी नहीं करेगी, ओके। जब WBC अटैक नहीं करेगी तो इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। तो हमको करना क्या है, इन्फ्लामेशन को रोकना ही तो है। देन देखो मिथोट्रैक्सेट और एक तरह से यूज़ करती है, वो क्या करती है, एड्रेनोसाइन के लेवल्स इंक्रीज कर देती है। और जो एंट्रेनोसाइन जो है वो क्या करता है, इनहिबिटर होता है इन्फ्लामेशन का, और इनहिबिट करता है इन्फ्लामेशन को। तो जब मिथोट्रैक्सेट देंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एडेनोसाइन की लेवल्स, और जो हमारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो भी नहीं होगा, ओके। और
जो मिथोट्रैक्सेट है वो और क्या करता है, साइटोकाइनिन की लेवल्स को डिक्रीज़ कर देता है। मतलब जो साइटोकाइनिन होता है जो हमारे इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करता है, उससे स्टार्ट होता है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस, तो उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा उसकी लेवल्स, तो इन्फ्लामेशन की इनिशिएशन भी नहीं होगी। और देखो मिथोट्रैक्सेट और क्या करता है, एपोप्टोसिस कर देता है सेल का। तो सेल क्या शो करती है, तो सेल इन्फ्लामेशन भी शो नहीं कर पाती। जो सेल इन्फ्लामेशन शो करने वाली थी तो उसको क्या कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। ओके, देन ये हो गया हमारा मिथोट्रैक्सेट का मैकेनिज्म। देन हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मैकेनिज्म। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या कर देंगे, डब्ल्यूबीसी को सप्रेस कर देंगे कि आप वहाँ पे अटैक करने को मत जाओ। ओके, देन देखो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन डिक्रीज करते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या कर रहे थे, इन्फ्लामेशन शो कर रहे थे, इन्फ्लामेशन को इनिशिएट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इनिशिएट कर रहे थे। ओके, तो जब साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो इनिशिएशन हो रहा है इन्फ्लामेशन का वो भी नहीं हो पाएगा। और जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, मतलब वो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को होने नहीं देंगी और सिम्टम्स में रिलीफ लाएगी, जैसे कि पेन वगैरह हो रहा है उनको, उसको डिक्रीज करेगी। ओके, देन जो TNF अल्फा ब्लॉकर है वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं TNF अल्फा रिसेप्टर को। जब TNF अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो TNF अल्फा जो हमारे पास जो कंपाउंड होता है जो इन्फ्लामेशन शो करने वाला होता है, ये TNF अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन नहीं होगा। जब रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन की इनिशिएशन नहीं होगी और अर्थराइटिस नहीं होगा, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन भी नहीं आएगा। तो आपको समझ में आया क्या, TNF अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो TNF अल्फा रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक कर देंगे। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो साइटोकाइनिन भी रिलीज नहीं होगा। जब साइटोकाइनिन रिलीज नहीं होगा तो जो इन्फ्लामेशन की कैस्केड है, इनिशिएशन है, उसके फेजेस से वो स्टार्ट नहीं हो गए। जब ये स्टार्ट नहीं हो गए तो अर्थराइटिस भी नहीं होगा, इन्फ्लामेशन भी नहीं आएगा, जॉइंट्स में पेन भी नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, कौन सा, हमारा एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर जो ड्रग्स है। तो हमने कौन कौन से ड्रग देखे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखा, तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो देखो यहाँ पे हमने मिथोट्रैक्सेट भी देखा, एज़ाथिप्रिन की क्या मैकेनिज्म है, क्या उसका यूज़ वगैरह वो हमने देखा। देन TNF अल्फा इनहिबिटर का भी हमने देख लिया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपको लेक्चर के रिलेटेड कोई भी इशू हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।